साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग सीसैट जो सेकंड पेपर है हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हिंदी के एक भी प्रश्न अगर गलत हुए तो सीसैट में जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जिनका मैथमेटिक्स और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए हिंदी एक ऐसा विषय है जिसे कम समय में तैयार किया जा सकता है। तो आज हम लोग हिंदी की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी को समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आप एक दिन में तैयार करके और पूरा हिंदी कर सकते हैं। तो हमारे छोटे छोटे वीडियोज आएंगे हिंदी पर, और ज़्यादातर हिंदी के जो पोर्शन हैं उन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हिंदी में जो हमारा सिलेबस है वो है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। तो वर्णमाला में दिक्कत आ सकती है, विराम चिन्ह तो ज़्यादा कठिन नहीं है। शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, संधि समास, इनसे प्रश्न अक्सर आते हैं संधि समास से। और क्रियाएं हैं, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं। और इसके साथ साथ में तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशी शब्द, ये शब्द भंडार से भी प्रश्न आते हैं, वर्तनी से आते हैं। अर्थबोध जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अर्थबोध से। और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ हैं कुछ, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। यदा कदा प्रश्न इनसे भी आते हैं। तो आज हम लोग अपना ये पहला टॉपिक जो है हिंदी वर्णमाला है, इसको प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला से। तो देखिए हिंदी वर्णमाला क्या है। लिखित चिन्ह वर्ण कहे जाते हैं। लिखित चिन्ह जो होते हैं वर्ण कहे जाते हैं, जिनके उच्चारण से भाषिक ध्वनि उत्पन्न होता है। भाषिक ध्वनि मतलब हम जो उच्चारण करते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हर ध्वनि को हम वर्ण नहीं कह सकते हैं, जैसे अब इसको वर्ण तो नहीं कह सकते ना, लेकिन जब हमारे वर्ण किसी मतलब भाषा को इंगित करता है, भाषिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं वर्ण, तो वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वतंत्र वर्ण होते हैं, मतलब इनके उच्चारण के लिए किसी स्टेपनी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ कि स्वयं में ही पूर्ण है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वयं में पूर्ण होते हैं। इनके उच्चारण के लिए किसी भी प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर जो होते हैं, इसमें उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो चार ऐसे स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं, इनके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है अपेक्षाकृत ह्रस्व स्वर के पीछे। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इस तरीके से चार जो है ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। तो स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 स्वर हैं। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं, इनके उच्चारण में स्वर लगा होता है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वर इसमें मिला होता है। जैसे क है तो क में क प्लस अ, ठीक है, इसमें दो वर्ण मिल करके इसकी रचना हुई, तो एक जो है स्वर मिला हुआ है अ। जैसे च और ओ क्या है? स्वर है। तो इस तरीके से मतलब जब दो वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनता है वो व्यंजन कहलाता है। ठीक है। और व्यंजन कुल कितने हैं? 41। वैसे तो मुख्य व्यंजन 33 हैं, लेकिन और सब व्यंजन मिला करके 41 व्यंजन हैं कुल। तो हमारे जो है वर्णमाला में 11 + 41 कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं।
52 वर्ण हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम व्यंजन को थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। अब देखिए, व्यंजन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इसके उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। यानी कि उच्चारण करते समय जिस स्थान से हमारे जो है मुख के जिस स्थान से वर्ण की ध्वनि निकलती है, उसके आधार पर जो है व्यंजन को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कंठ से जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ से जो ध्वनि निकलती है तो उसको क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? कंठ, यानी गले से निकलने वाले ध्वनि को कंठ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत क वर्ग के जो है सभी व्यंजन आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़ और प्लस ह भी जो है इसी कंठ के अंतर्गत आता है। और दूसरा है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में च वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ और प्लस श, ये भी आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है मूर्धा, मुंह के भीतर। मुंह के भीतर से जब आवाज़ निकलती है, मूर्धन्य से जब आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो ऐसे व्यंजन को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसमें ट वर्ग के व्यंजन आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, न और प्लस स, तो ये व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। और दंत व्यंजन। दंत व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जिनकी जो है ध्वनि दांतों से होते हुए आती है, तो इसको दंत व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत त वर्ग के जो है सभी व्यंजन आते हैं। त वर्ग के जो आप उच्चारण करके देखिए तो इसमें दांतों का जो है अवरोध दिखाई देता है। दांतों की जो है उच्चारण में दांतों का योगदान अधिक है। त, थ, द, ध, न, स, तो ये सब क्या हैं? दंत व्यंजन हैं। ठीक है, और इसके अलावा ओष्ठ है, यानी कि दोनों ओंठों के मिलने से जब उच्चारण होता है ध्वनि का तो वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। जैसे प वर्ग इसके अंतर्गत आता है, प, फ, ब, भ, म। देख रहे हैं आप, जब इसका उच्चारण करते हैं तो दोनों ओंठ खुलते बंद होते हैं, प, दोनों ओंठ खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं ऊपर नीचे के, तो ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत प वर्ग के जो है व्यंजन आते हैं ओष्ठ के अंतर्गत। और दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ यानी इसमें दांतों, ऊपर के दांत और निचले ओंठ, इनका जो है योगदान होता है, जैसे व, फ, तो ये क्या है? दंतोष्ठ व्यंजन है। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, य, र, ल, व, याद रखना ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। अब इसे भी तीन भागों में बांटा गया है अंतस्थ व्यंजन को। अर्धस्वर, अर्धस्वर में य और व आते हैं, और लुंठित, लुंठित व्यंजन जो है र आता है इसके अंतर्गत, और पार्श्विक व्यंजन ल आता है। तो याद रखना, लुंठित र और पार्श्विक व्यंजन ल आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब प्रयत्न के आधार पर आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन के प्रकार। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को तीन भागों में हमने यहाँ बांट कर, मतलब इसके तो कई अलग अलग सबके विभाजन हैं, लेकिन हम मतलब इसको सरलीकृत करने के लिए हमने इसे तीन भागों में बांटा है। और मुख्य तो हम ये पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। ठीक है, तो इसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो श्वास के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जैसे नाम से ही अल्प, जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो कम वायु या कम सांस का उसमें उद्गार होता है, तो इसे कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण का मतलब होता है जब हम जब उच्चारण करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो अपेक्षाकृत अधिक श्वास या वायु निकलती है, तो उसे महाप्राण कहा जाता है। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, अल्प प्राण को कैसे पहचानेंगे? तो अल्प प्राण में जो है, जो हमारे वर्ग हैं, जो हमारे वर्ग हैं वर्ण के, तो उसमें हम देखेंगे जो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग। प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग, ये तीन वर्ग आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। इसमें का है, अब का हो गया प्रथम वर्ग, और खा हो गया द्वितीय वर्ग, तो खा नहीं आएगा, तृतीय वर्ग गा होगा, तो गा इसके अंतर्गत आएगा। फिर चतुर्थ वर्ग घा इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि पंचम वर्ग ड आएगा। तो इस तरीके से
जो है प्रथम, तृतीय और चतुर्थ सभी जो है वर्ण के वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आप आगे देख लेना ये सारे च, ट, त, प और यहीं पे य, र, ल, ये य, र, ल जो अंतस्थ वर्ण था ये भी इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो है अनुस्वार जो है, जो अंग हमने पढ़ा था अंग अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार भी क्या है, अल्प प्राण है। अंग अनुसार अल्प प्राण है, जैसे अंग कम वायु का जो है इसमें निष्कर्षण हुआ, ठीक है। और दूसरा है महाप्राण। महाप्राण में दो वर्ग आते हैं, द्वितीय और चतुर्थ वर्ग आते हैं। देखिए यहाँ पर सम वर्ग आते हैं, आप ध्यान रखना। विषम वर्ग कहाँ आते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम। ये विषम वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और सम वर्ग जो आते हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय और चतुर्थ वर्ग। भाई किसी भी वर्ण के जो है पांच जो है एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़। तो इस तरीके से ये 5 वर्ग होते हैं। तो ख और घ द्वितीय और चतुर्थ वर्ग जो है क वर्ग का ख और घ किसके अंतर्गत आएगा, महाप्राण के। तो आगे आप इसी तरीके से देख लीजिएगा। और इसे में स, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है, इसको संस्कृत में जो है ऊष्म वर्ग का व्यंजन कहते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत। ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत। और अंतस्थ जो है व्यंजन किसके अंतर्गत आता है, तो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखना। और विसर्ग किसके अंतर्गत आता है, तो ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसमें एक मतलब हमने इसके वर्ण के उच्चारण में थोड़ा सा खिंचाव पड़ा और वायु ज़्यादा लंबी निकली, ठीक। तो ध्यान रखना। अब हम आगे देखेंगे स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं किसी वर्ण का, तो मतलब उसके उच्चारण में जो है कंपन होता है, ठीक है। अब जैसे जब स्वर तंत्री के जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो उसको अघोष कहते हैं। अघोष, घोष शब्द का नेगेटिव अघोष, तो जिसमें स्वर तंत्रियों का जो है कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वर्ण के उच्चारण में, तो उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। और जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे सघोष कहते हैं। तो सघोष का उल्टा अघोष या अघोष का उल्टा सघोष। अब इसकी पहचान क्या है, तो ये बिल्कुल सीरियल से पहले अघोष आएगा फिर सघोष आएगा। तो प्रथम और द्वितीय वर्ग जो है किस में आता है, अघोष में आता है। तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ग किसके अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग मिक्स करके इसका अध्ययन करते हैं। जैसे अघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण, तो इसके अंतर्गत कौन आएगा। अब चूँकि अल्प प्राण में प्रथम वर्ग आया का, और प्रथम वर्ग यहाँ पर भी आ रहा है अघोष में, तो का क्या हो गया, अघोष अल्प प्राण हो गया। इस तरीके से आप जो है मिक्स करके अध्ययन कर सकते हो। और द्वितीय वर्ग को अगर यहाँ हम पकड़ें और द्वितीय वर्ग को यहाँ पकड़ें, तो फिर द्वितीय वर्ग में अघोष आता है, तृतीय वर्ग में नहीं आता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ख क्या हो गया, जो है अघोष महाप्राण हो गया। ख क्या हो गया, अघोष महाप्राण। और इसी प्रकार से घ हमारा है, घ किस में आता है, चतुर्थ वर्ग में आता है, चतुर्थ वर्ग में आता है। और सघोष जो है, तो ये चतुर्थ वर्ग क्या है, महाप्राण है। तो सघोष महाप्राण, घ क्या हो गया, सघोष महाप्राण हो गया। और अगर तृतीय वर्ग की बात करें सघोष में, तो तृतीय वर्ग में ग हो गया, तो ग क्या हो गया, सघोष अल्प प्राण हो गया। ग क्या हो गया, सघोष अल्प प्राण हो गया। तो इस तरीके से आप अब बाकी का मिक्स करके आप पढ़ सकते हो। और पंचम वर्ग की बात करें तो ण क्या हो गया, जो है सघोष अल्प प्राण, ण क्या हो गया, सघोष अल्प प्राण, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स करके भी पढ़ सकते हो। बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे आप मिक्स करके भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है अवयवों के और अवरोध के आधार पे, ये हमने दो देख लिए, श्वास और स्वर तंत्री के कंपन के आधार पे,
जो है व्यंजन के प्रकार, और तीसरा है अवयवों के अवरोध के आधार पर यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है उच्चारण के स्थान को स्पर्श करके ध्वनि निकलती है। इसमें उच्चारण के स्थान को स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलती है, जैसे क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क, ख, ग, घ, ढ़। तो इस तरीके से ये जहाँ से उच्चारण हो रहा है जिस स्थान से, उस स्थान को स्पर्श करते हुए टच करते हुए ध्वनि निकलती है, तो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो क वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से संघर्षी व्यंजन है, जब वायु घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलती है। जब वायु घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलती है तो उसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, उदाहरण स्वरूप स, श, ह, ह। तो ये चारों क्या है? संघर्षी व्यंजन है। इसमें आप ध्यान रखना, इसमें संघर्षी में ये पूरा आ जाता है, स, घ, श, ये तीनों, तो इसलिए संघर्षी भूलना नहीं। संघर्षी व्यंजन यही है, और इसे संस्कृत में उस व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन को उस व्यंजन भी कहते हैं। प्रश्न अक्सर यहाँ से आते हैं, इन चारों में से दे देगा और एक अलग से दे देगा, फिर कहेगा निम्न में से कौन सा उस व्यंजन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों स और ह ये क्या कहलाते हैं? उस व्यंजन कहलाते हैं। अब दोनों को मिला करके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ घर्षण भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो है च वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। च वर्ग के सभी व्यंजन किस में आते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। आप पहले क्या करिएगा, सभी जो है व्यंजन की जो समूह हैं उनको आप जो है वर्गों में लिख लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा तो बहुत आनंद आएगा और पूरा याद भी हो जाएगा। और एक है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में जो है ढ, ढ ये आते हैं दोनों, इनको ध्यान रखना। और संयुक्त व्यंजन है इसमें। संयुक्त व्यंजन मतलब जहाँ पर एक से अधिक व्यंजन मिश्रित रूप से दिखाई देते हैं, जैसे छ, क के बाद क्या आता है मिक्स होकर के? च, क, च दोनों मिक्स होकर के छ बनता है। इसी प्रकार से त्र, त, र, इसी प्रकार से ज्ञ और स्र। तो इस तरीके से ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है ये व्यंजन का अध्याय जो है ख़त्म होता है। हम लोग जो पीसीएस में इसके सीसैट के कुछ प्रश्न आए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? देखो, हमने ताला भी पढ़ा था, तो यहाँ पर तालु से तालाब शब्द बदल गया, तालु दे दिया सीधे सीधे, और तालाब हमने पढ़ा था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो तालाब से कौन से जो है कौन सा व्यंजन है? छ व्यंजन है। तालु से छ व्यंजन है। ये यूपी पीसीएस 2019 में आया हुआ है। और इसी प्रकार से एक प्रश्न और आया है यूपी पीसीएस 2016 में, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ अभी पढ़ा था हमने। अंतस्थ में हमने देखा था य भी था, र भी था, व भी था और हा नहीं था अंतस्थ में, तो ये हा वाला होगा जो अंतस्थ में नहीं है। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पर य, र, ल, व ये व्यंजन दे दिए, इनको क्या कहते हैं? तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 2013 में ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रश्न हम उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें हल कीजिएगा। तो 1 से 14 तक ये प्रश्न है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यहाँ से ये 18 तक इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में ये है प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में ये ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे तो आपका पूरा जो है वर्णमाला तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न तो आपका सीसैट में पक्का। इसके अलावा सीसैट के अलावा आप इसको लोअर सबऑर्डिनेट
कि मेंस में यहाँ से प्रश्न आते हैं बहुत सारे, तो वो भी हल होंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। हम हिंदी को इसी तरीके से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि एक भी प्रश्न आपके हिंदी के गलत ना हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।